गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज छठ का महापर्व जो मना रहे हैं हम लोग आस्था, विश्वास, हर्षोल्लास के साथ। इसमें स्वास्थ्य भी है, विज्ञान भी है और हमारे आत्मशुद्धि का ऐसा रिफ्रेशिंग और माहौल बना हुआ है चारों ओर कि चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। और ऐसे में अगर कोई कहता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कहेंगे? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो ये स्वभाव भी है। और अक्सर हम लोग दिन में जो कुछ अच्छा लगता है तो कहते हैं हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है तो कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं वातावरण में एडजस्ट नहीं करता हूँ, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छा नहीं लगना क्या होता है? क्या होता है जो अच्छा नहीं लगता? कहाँ लगता है? मन को, दिल को, कहाँ पर नहीं अच्छा लगता है? तो ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है जो अक्सर रोगी अपने बातों के दौरान, अपने रोग विवरण के दौरान हम लोगों के साथ में बताते रहते हैं। तो क्या इसके लिए कोई रूब्रिक्स हो सकता है? आप देखेंगे अपने रिपोर्टरी में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है अनफीलिंग। अनफीलिंग। तो आज आइए हम लोग इसी अनफीलिंग को देखने का कोशिश करें। असंवेदनशीलता है और यह एक विश्लेषण, आज इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। मानव मन, भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों का अत्यंत जटिल क्षेत्र है। होम्योपैथी में माइंड सेक्शन के अंदर में व्यक्तित्व की जड़ को प्रकट करता है और प्रत्येक रूब्रिक मानवीय स्वभाव की सूक्ष्म छाया को उजागर करता है, जिसमें चिकित्सक उस गतिशील विकृति को पहचान सकता है और सिमिलिमम के द्वारा सुधारा जा सकता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है, रूब्रिक्स है माइंड अनफीलिंग, असंवेदनशील या भावना रहित, जो मानव के भीतर भावनात्मक जुड़ाव के लोक में को दर्शाता है, जहाँ सहानुभूति, संवेदना या करुणा की भावना मंद या लुप्त हो जाती है। साथियों, असंवेदनशील का अर्थ केवल उदासीन होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक शून्यता है, इमोशनल नंबनेस है, जो प्राय लंबे समय से चला आ रहा है और दुख, निराशा, आघात, मानसिक थकान के कारण विकसित होती है। ऐसे व्यक्ति ठंडा, कठोर और प्रतिक्रियाहीन प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक तंत्र अत्यधिक बोझिल होकर खुद को बचाने के लिए संवेदनाओं का रोक देता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह जीवनी शक्ति की जड़ में विकार का प्रतीक है, जहाँ संवेदनशीलता और प्रक्रिया का संतुलन टूट जाता है। अनफीलिंग वर्ड जो है तो अनफीलिंग वर्ड जो है तो अंग्रेजी से आया है अनफीलिंग। अन का मतलब है नहीं, अभाव, और फीलिंग का मतलब है अनुभूति, संवेदना, है ना? तो अनफीलिंग का शाब्दिक अर्थ हो गया संवेदना का अभाव। जहाँ संवेदना नहीं हो तो उसे हम लोग अनफीलिंग्स कह सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा ये जो है असंवेदना का अभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कठोर है, भावना रहित है, दूसरे के दुख सुख से अप्रभावित होता है। परंतु होम्योपैथी में इसका अर्थ नैतिक कठोरता नहीं, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा का क्षय या दबाव के रूप में उत्पन्न असंवेदनशीलता है। उदासीनता और इंडिफरेंसेस और एपैथी से यह भिन्न है ना? एक इंडिफरेंसेस है और एपैथी है, उदास। इंडिफरेंसेस का अर्थ होता है रुचि या चिंता का भाव। एपैथी का अर्थ होता है पूर्ण भावनात्मक जड़ता। अनफीलिंग होता है कठोरता या भावनात्मक जड़ता जो प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। बॉनविसेंस के थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में अनफीलिंग शब्द नहीं मिलता है, पर उन्होंने कठोर हृदय, आनंद में असंवेदनशीलता, शोक में उत्पन्न रोग जैसे समूह में इसका संकेत दिया है। उनके अनुसार मानसिक असंवेदनशीलता प्राय शारीरिक शीतलता और सुस्तीकत से जुड़ा हुआ है। केंट ने 1897 में यह रूब्रिक्स का स्पष्ट रूप से दिया है और इसके साथ में इंडिफरेंसेस, क्रूएलिटी, हार्ड हार्टेड, पीटी, वांट ऑफ जैसे
शब्द का को जोड़ा है। केंट ने इसे साइकोटिक और सिफिलिटिक प्रवृत्ति से संबंधित बताया है, जहां भावनात्मक पतन या कठोरता नैतिक अर्ध पतन का द्योतक होता है। और सिंथेसिस रिपर्टरी और कंप्लीट रिपर्टरी में तो इसका बहुत ही विकास हुआ है, जिसमें ऑरम, सिपिया, नेट्रम, नक्स, फॉस्फोरिक एसिड जैसी दवाइयों को डाला गया है। यहाँ इसे एक डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक मानसिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या किया गया है। इससे संबंधित रूब्रिक्स जो है मैंने अभी चर्चा किया था, इंडिफरेंसेस, इसमें चिंता का अभाव पर कठोरता नहीं होता है। हार्ड हार्टेड, ये नैतिक रूप से ये नैतिक कठोरता होती है, दूसरे की भावना के प्रति असंवेदनशीलता होता है। क्रूरलिटी होता है, दूसरे के कष्ट में से आनंद, आक्रामक और प्रवृत्ति होता है। एप्थी होता है, पूर्ण भावनात्मक जड़ता होता है। और इनह्यूमैनिटी है, करुणा का अभाव है, इसमें नैतिक पतन है। पीटी, वांट ऑफ, सहानुभूति की कमी होती है, पर अनुभव की चेतना बनी रहती है। इस प्रकार अनफीलिंग जो है सो भावनात्मक कठोरता और उदासीनता के मध्य का स्थिति है, न तो वह पूर्ण शून्यता है, न ही क्रूरता। इसका मनोवैज्ञानिक रूप दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो ये असंवेदनशीलता तात्पर्य के भावनात्मक अलगाव या संवेदना का दमन है। यह प्राय मानसिक आघात, गहरी निराशा या लंबे तनाव का परिणाम होता है। और यह इमोशनल रिप्रेशन या आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट्स के रूप में प्रकट होता है, जहां व्यक्ति अपने दर्द से बचने के लिए भावनाओं को निष्क्रिय कर देता है। इसका व्यक्तित्व जो है सो शिजोइड प्रकार का होता है, एकाकी, कम भावनात्मक प्रदर्शन, डिप्रेसिव भी हो सकता है, अंदर से गहरा भावुक पर अभिव्यक्ति में असमर्थ, ऑब्सेसिव प्रकार हो सकता है, अर्थात नियंत्रण, अनुशासित और संवेदनाहीन होगा, और पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि आघात के बाद भावनात्मक होगा। इसके अंदर में छिपी हुई है भय, निराशा या असुरक्षा छिपा होता है। व्यक्ति पहले अत्यधिक संवेदनशील था, तो निराशा ने उसे भावनात्मक रूप से बंद कर दिया। इसका जो क्लिनिकल है और लक्षण जब देखेंगे तो सहानुभूति का अभाव होता है, ठंडा व्यवहार होता है, महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया का अभाव होता है, आंखों में आंसू नहीं आते हैं और हृदय में भावनात्मक शून्यता होती है, परिवार या समाज से दूरी होता है, दूसरों के दुख के पर प्रतिक्रिया रहित होता है, आत्मनिष्ठ या तर्क प्रधान दृष्टिकोण होता है। और रोगी, जैसा मैंने इसे अभी कहा, अभी कुछ अच्छा नहीं है, दिल पत्थर जैसा हो गया है, रोने की कोशिश करता हूं पर आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं समझ में नहीं आती है। इसका शरीर का जो फिजिकल सिम्टम्स आप देखेंगे, शरीर ठंडा होगा, ब्लड प्रेशर जो है सो आपका मंद होगा, थकान होगा, एनीमिया होगा, और एक असंतुलन होगा। यौन से अरुचि होगी, नींद में उदासी और सपने आते हैं। इसमें जो प्रमुख औषधियां हैं उसमें एक सिपिया सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। पूर्ण स्नेह पर परिवार से उदासीन, थकावट, हार्मोनल असंतुलन और भावनात्मक थकान से उत्पन्न असंवेदनशीलता होता है। लक्षण: सांत्वना से कष्ट, कार्य में व्यस्त रहने की से राहत, ये सोडा साइकोटिक होगा। नेट्रम म्यूरिटिकम, गहरे शोक के बाद भावनात्मक अवरोध, दूसरों की सहानुभूति, असहाय, बाहर से ठंडा, भीतर से आहत, ये साइकोसोरिक होगा। और मेटालिकम, नैतिक पतन और आत्मग्लानि के कारण उदासीनता, कभी कभी आत्मघाती विचार भी आते हैं, यह सिफिलिटिक हो सकता है। नक्स भूमिका, अत्यधिक परिश्रम के बाद और तनाव के कठोरता, अधिनिष्ठों के प्रति असंवेदनशीलता है, साइकोटिक होगा। फॉस्फोरिक एसिड, दीर्घकालिक शोक और थकावट के से भावनात्मक शून्यता हो जाता है, ये सोरिक साइकोटिक हो सकता है। प्लेटिना, अहंकार और श्रेष्ठता बोध से उत्पन्न असंवेदनशीलता है, यह सिफिलिटिक हो सकता है। और कैलकेरिया, भय और सुरक्षा से भावनात्मक सुस्ती होगी, यह सोरिक हो सकता है। आर्सेनिक एल्ब में स्वार्थ, भय और नियंत्रण प्रियता से सहानुभूति का ह्रास होता है। तो
इसका तुलनात्मक विश्लेषण ये हुआ, इंडिफरेंसेस हुआ, आपको निष्क्रिय उदासीनता, ये कठोरता का इसमें अभाव होता है। हार्ड हार्टेड में नैतिक ठंडापन होता है, इसमें निर्णयात्मक और कठोर होता है। एप्थी पूर्ण निष्क्रियता होता है, और इसमें भावना रहित जड़ता होती है। क्रुएलिटी दूसरों के दर्द में आनंद, ये सक्रिय दुष्टता है। और पीटी वांट ऑफ सहानुभूति का अभाव, आत्म सहानुभूति बनी रहती है। और इसका अनफीलिंग के इन सभी के बीच में है, प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न भावनात्मक कठोरता। अब माजमा में आप देखें, इसका माइमेटिक तो सोरिक जो होगा, तो थकावट या अत्यधिक असंवेदनशीलता के बाद शिथिलता होगी। फॉस्फोरिक एसिड कैल्केरिया का साइकोटिक आत्म संरक्षण हेतु दमन करेगा। नक्सभूमिका नेट्रम्यूर और सिपिया सिफिलिटिक नैतिक पतन, विनाशकारी कठोरता और मेटालिकम। केस टेकिंग के समय में आप रोगी में क्या देखिएगा? ऑब्जर्वेशन होगा, बिना भाव के बोलना, नेत्रों में एक ऊर्जा का अभाव होगा, और सांत्वना से चिड़चिड़ापन होगा। रोगी की अभिव्यक्ति होगी, अब किसी भी सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता है, मैं सब कुछ देखता हूं पर महसूस नहीं करता हूं, डॉक्टर साहब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। चिकित्सा इसका सूक्ष्म दृष्टि है, पहचानने के लिए हमको आवश्यक क्या है, क्या यह किसी शोक के बाद हुआ, निराशा के बाद हुआ, थकावट का परिणाम है। तो ये पूछना चाहिए आपको, ये स्थिति कब से है, किस कारण से शुरू हुआ, क्या सांत्वना से लाभ होता है या कष्ट होता है, संबंधों में परिवर्तन कैसा है। और इसके जो डायग्नोसिस में आप देखेंगे तो डिप्रेशन के साथ में पीटीएसडी या मानसिक आघात के कारण न्यूरोस्थेनिया, मेनोपॉज के समय में, और ओल्ड एज में भी आपको मानसिक जड़ता होती है। तो यह भावनात्मक प्रवाह के होम्योपैथी से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। रिपोर्टोरियल और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से गुणात्मक मूल्यांकन में आवश्यक है। एटियोलॉजी का महत्व होता है, और संबंधित रूब्रिक्स का भेद हम लोग करेंगे, और जीवनी शक्ति को का गतिशील समझकर शारीरिक या मानसिक समानांतर लक्षणों का विश्लेषण करेंगे। जैसे सिपिया है थकान और सांत्वना से कष्ट, नेट्रम्यूरिटिकम गुप्त शोक और बाहरी ठंडापन, और मेटालिकम नैतिक। और इसका हनीमैन ने जो मानसिक लक्षण में सबसे बड़ी विशेष पहचान कहा कि असंवेदनशीलता इस बात का संकेत है कि जीवनी शक्ति में गहरी विकृति आ चुकी है। यह अक्सर दीर्घकालिक क्रॉनिक विकार या का भावनात्मक रूप है। वॉनविसन और केंट ने चिताया कि रोगी की चुप्पी को कमजोरी न समझे, उसके मौन पर में गहरा दर्द छिपा हो सकता है। इसलिए चिकित्सक का कार्य केवल पूछना ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं करना होता, बल्कि मौन को भी सुनना होता है, साइलेंट बातों को भी सुनना होता है। इसका व्यवहारिक उपयोग है, रोगी को खुलने पर मजबूर ना करें, केवल ऑब्जर्व कीजिए। भावनात्मक परिवर्तन की समय रेखा पूछे, सांत्वना पर प्रतिक्रिया देखें, और परिवार या सामाजिक व्यवहार में देखें। और इसका अगर आप सटीक चयन करेंगे तो आप सक्रिय कर सकते हैं। तो माइंड अनफीलिंग केवल एक मानसिक रूब्रिक नहीं, बल्कि मानव पीड़ा की गहराई का दर्पण है। यह दर्शाता है कि किस समय अत्यधिक संवेदनशील हृदय ने हृदय की सुरक्षा हेतु दीवार खड़ी कर ली है। होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य उस दीवार को तोड़ना नहीं, बल्कि जीवनी शक्ति को पुनः संतुलित कर हृदय की ऊष्मा को पुनः जागृत करना है। और बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका जिक्र मैं किया, ये इनको उपयोग करके हम लोग इस मानसिक जड़ता को खत्म पुनर्जीवित कर सकते हैं। केस टेकिंग में इसकी पहचान कि रोगी अब क्यों क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, ये ऐसे सबसे महत्वपूर्ण है। और जब इसका सही से मिलेबम होता है तो वह फिर से सभी कुछ को महसूस करना सीख लेता है। इस प्रकार अनफीलिंग जो है सो मानव आत्मा के भीतर छिपी मौन पीड़ा और पुनर्जागरण की क्षमता दोनों का प्रतीक है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार ये अनफीलिंग अच्छा नहीं लगता है, छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे में कितनी गहराई हो सकती है, आप इसका अंदाजा आज मेरे इस व्याख्यान से आपको लग रहा होगा। तो आज आइए
हम लोग इसको अब इसके साथ में आज का ये संदेश के साथ कि हम लोग गहराई से रोगी को पूछेंगे, उसके डिटेल्स में जाने का कब से है, क्यों है, कैसे है, ये सारे सवाल से के साथ में। लेकिन हाँ, रोगी को मजबूर ना करें, उसको उसमें उसके साथ लेने का कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत ही नेचुरल सिम्टम्स उभर करके आएगा। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में, नए रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।